सभी को नमस्कार। आज का डेमो आपका लास्ट डेमो है और इसके बाद रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत बेहतरीन क्लास होगी। आप सभी लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। इसके पीछे ये जो बार बार कहा जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन मैं उसको सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकती, इसलिए इस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपके बैकग्राउंड में, ये क्लास के बैकग्राउंड में एक बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहा है, जिसमें आप सुन पा रहे होंगे। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए और वो हमारे जुनून से, हमारी लगन से बढ़कर नहीं होती है। बस जब भी मैं गाने सुनती हूँ, मुझे गानों का बहुत शौक है, जब भी मैं गाने सुनती हूँ तो उसकी पूरी थीम क्या है, बस उसी पर समझकर अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है कि समझ लिया। और इस गाने का मैंने जो समझा है वो यही मतलब है कि कभी भी आपकी विषम परिस्थितियाँ यदि हैं तो भी आप ईश्वर से भी कह सकते हैं कि उन परिस्थितियों से कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों से भी मेरा जुनून और मेरा खुदा बड़ा है। तो कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। सबके जीवन में परेशानी आती जाती रहती है, ये हमारे जीवन का एक अंग है, एक हिस्सा है। जैसे बहुत से स्टूडेंट हमें मिले, उन्होंने कहा कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं की ये रही हमेशा कि टाइम नहीं मिलता है, कैसे पढ़ें। मैं उन महिलाओं के लिए एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ बैकग्राउंड बंद कर दें। मैं महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ अपने आप को ही देखते हैं। यदि हम अपने से ऊपर, अपने से जो सफल महिलाएं हैं, सफल व्यक्ति हैं, यदि हम उनको देखें तो हमें उनसे मोटिवेशन मिलेगा, हमें उनसे ज्ञान प्राप्त होगा, हमें उनसे एक एनर्जी मिलेगी, हमें उनसे एक उत्साह मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगी। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जैसे होता है नहीं कि एक महिलाओं का एक स्वभाव होता है, एक गुण होता है कि अगर आपके बगल में पड़ोसी आपका सफल हो गया, सेलेक्ट हो गया, महिलाएं बधाई तो देने जाएंगी, लेकिन उस बधाई में बड़ी जेलसी नजर आएगी। कभी किसी महिला की बड़ाई किसी भी इंसान ने कर दी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उस महिला को दूसरी महिला की बड़ाई करना, सुनना, करना तो बहुत दूर की बात है, सुनना कतई पसंद नहीं आता। क्यों? आज तक मैंने ये समझ नहीं पाया कि आखिर क्यों ये होना नहीं चाहिए। आप उनसे प्रेरणा लीजिए, प्रेरित होइए। ये कोई तरीका नहीं है कि अरे इनका सिलेक्शन हो गया तो जल के राख हो गया। नहीं, नहीं होना चाहिए। हम कभी भी किसी से जेलसी रखेंगे तो ईश्वर हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा। हमेशा अपने से सफल व्यक्ति को देखिए और उससे प्रेरित होइए, प्रेरणा लीजिए। मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट को देखा, ये मेरी लाइफ स्टूडेंट और बुक के बीच में रह गई, और चाहती हूँ, ईश्वर से ये प्रार्थना भी करती हूँ कि ये जो जीवन मिला है, ईश्वर ने दिया है, वो जीवन जितना निकल गया मैंने किताबों को समर्पित कर दिया, और जितना निकलने वाला है वो भी सब किताबों को ही समर्पित हो जाए तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। मैंने आपको दो चीज बतानी है। एक ये बताना है कि जो भी स्टूडेंट, यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज की बात नहीं है, जो भी स्टूडेंट ये हमेशा कहते रहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है
और इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाई, या मेरे नसीब में ये नहीं था। मैं उन स्टूडेंट को अपने खास तौर पर ये कहना चाहूंगी कि भाग्य बनाते और बिगाड़ते हम ही हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, हम जानते हैं कि बाहर की चीजों को खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, जानते हैं, लेकिन खाते जरूर हैं। कभी विषम परिस्थितियों में खाते हैं और कभी अपनी इच्छा से खाते हैं, लेकिन खाते हैं। अब जब हमने बाहर की चीजें खाई हैं तो बीमार कौन होगा? पड़ोसी? नहीं ना, जो खाएगा वही तो बीमार होगा। जैसा आप करेंगे उसका वैसा ही फल मिलेगा। कर्म से भाग्य बनते और बिगड़ते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, और उस संघर्ष और मेहनत के बीच में जो मैंने देखा वो यही देखा कि इंसान यदि चाह ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस चाहना मात्र है। किसी को चाह लिया तो उसको पा लिया। और जब भागीरथी इतनी बड़ी गंगा माँ को पृथ्वी पर उतार सकते हैं, जब हनुमान जी इतना बड़ा समुद्र बना सकते हैं नागने के लिए, उसको चलने के लिए, तो क्या हम एक छोटी सी एकल सब्जेक्ट की परीक्षा को पास नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये बताइए, सुधा चंद्रन जो कि बेचारी विकलांग थी और नृत्य करती थी, नृत्यांगना थी, सोचिए क्या वो भी तो कह सकती थी अरे हम नाचे कैसे, हमारे तो पैरवे नहीं है। लेकिन नहीं, क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो जुनून था, लगन थी, चाहत थी। एक हमारा हमेशा का रोना रहता है, अरे मैडम जी आप क्या समझेंगी, हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, खाना बनाते, बर्तन साफ करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, और हम बच्चों को देखते, पति को देखते, सास ससुर को देखते हैं, तो काम इतना ज़्यादा होता है कि हम पढ़ नहीं सकते। अच्छा ये बताइए कि आप ही एक विश्व में, एक भारत में आप ही एक महिला ऐसी हैं जिनके पास बच्चे हैं, पति हैं, सास ससुर हैं, जिनके पास इतने ढेर सारे काम हैं? आप ही तो नहीं है ना, बहुत से लोग हैं। होंगे कि नहीं बताइए? सबके पास है ना। तो जब सबके पास है, सबके पास माँ है, पिता है, जैसे जैसे हैं, अनमैरिड के पास पति नहीं, बच्चे नहीं, माँ बाप तो है ना, पड़ोसी तो है ना, समाज तो है ना, आपके खुद के अपने कार्य हैं ना। लेकिन जो सफल हो गए हैं, क्या उनके पास नहीं थे? थे, उनके पास भी थे, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी। वो क्या था? रोना। जो हम सब महिलाएं मिलकर एक रोना रोते रहते हैं, हमारे पास अरे समय नहीं मिला, क्या बताऊं, समय नहीं मिला, क्या बताऊं। ठीक है, समय नहीं मिला, लेकिन हम उस कार्य के लिए समय को कैसे रोना रोते हैं जिस कार्य के लिए हम अपने आप को समर्पित करने वाले हैं। और एक चीज जान लीजिए, अगर हमने समर्पित कर दिया है तो कोई रोक नहीं सकता। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद ही हूं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर होंगे, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होंगी, बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, आई डोंट नो, लेकिन जितना मैंने अपने आप को जाना और जितनी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्लास में हो चाहे आज डेमो में हो रही हैं, उसमें मैंने यही देखा है, यही सीखा है, और यही जो सीखा है, जो देखा है, वही सब आपसे शेयर करती हूँ। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है जीवन की। और वो सच्चाई में आपको मैं दिखूंगी, आपको मैं नजर आऊंगी। मैंने भी, जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा है कि मेरी शिक्षा जो हुई वो साइंस साइड से हुई। ग्रेजुएशन मैंने बीएससी किया जेड बेसी से, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से, और आगे परिस्थितियां बदली, शादी विवाह हुआ, आगे मैं अपने सब्जेक्ट में नहीं बढ़ पाई। इसके बाद
एक बहुत अच्छे कहते हैं कि जीवन में किसी ना किसी सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। माँ का भी हो सकता है, पति का भी हो सकता है, बच्चों का भी हो सकता है, अच्छे फ्रेंड का भी हो सकता है, अच्छे पड़ोसी का भी हो सकता है। और यकीन मानिए, मेरी सफलता के पीछे जिसका हाथ था वो मेरी पड़ोसन थी। आप सोच नहीं सकते, जिस पड़ोसी से इतना ईर्ष्या होता है पड़ोसियों को, वही मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे प्रोत्साहित किया कि भाई आप इतना पढ़ लिख कर घर में बैठी हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है, आप मेहनत करिए, आगे बढ़ जाएंगी। और आज उनका ये मोटिवेशन हमारे लिए एक रामबाण साबित हुआ। आज मैं जो भी हूँ उसका पूरा का पूरा श्रेय पहले तो उन महिला को जाता है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद किया। उन्होंने रास्ता दिखाया, रास्ता बताया, चलना मेरा काम था, उनका काम नहीं था। और एक अच्छे गुरु, जब मैं टीजीटी मैंने फर्स्ट टाइम दिया तो मैंने भी कोचिंग ज्वाइन की, क्योंकि मुझे कला के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की और इत्तेफाक ये रहा कि 2010 में गुरु जी का भी चयन हो गया और मेरा भी हो गया। गुरु जी से मैंने सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने या 2 महीने पढ़ाई किया, और वास्तव में आज मैं अगर खड़ी हूँ यहाँ पे और मैं अपने सब्जेक्ट पे 3 से 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे अगर किसी टॉपिक पर बोल सकती हूँ तो आज ये उन्हीं की देन है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे जीना सिखाया, पढ़ना सिखाया, जीना, पढ़ना और पढ़ने को जिया कैसे जाए, इन तीनों चीजों को उन्होंने हमें बताया। आज वो भी कला के ही टीचर हैं और आज मैं भी कला की ही टीचर हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने गुरु को याद करते हैं। गुरु एक माध्यम हो सकता है, एक रास्ता दिखाने का एक रास्ता हो सकता है, अंगुली पकड़ सकता है, मंजिल तक आपको ही चलना है, आपको ही पहुंचना है। हमेशा हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, वो यही कहते थे कि रास्ता तो मैं दिखा रहा हूं लेकिन चलना तुम्ही को पड़ेगा। मैं भले ही आपको पढ़ा रही हूँ, इतने लोगों को पढ़ाती हूँ, हर परीक्षा में लगभग हमारे यहाँ से 99% सिलेक्शन हुए हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई तनिक भी झूठ नहीं है। लेकिन उसमें मैंने यही देखा कि बच्चे तो मेरे पास अनगिनत थे, बहुत थे, 1000, 700, 800, 2000 की बैचेस मैंने पढ़ाई हैं। इतने बच्चों की संख्या में स्टूडेंट रहे, लेकिन सेलेक्ट 150, 200, 250 जैसी सीट रही, 2006 को छोड़कर बाकी सब सिलेक्शन लिए उसमें। लेकिन बहुत लोग पीछे रह गए, उसका कारण क्या रहा होगा? मैंने तो सभी को एक जैसा कंटेंट दिया, एक जैसा ही पढ़ाया, किसी के घर जाके तो मैंने पढ़ाया नहीं किसी को। कोई टॉप किया, कोई वेटिंग में गया, कोई मेरिट लिस्ट में मिडिल में आया, लगभग लोग, और बहुत से लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए, ऐसा भी हुआ। तो मैंने तो एक ही रास्ता दिखाया था, एक ही तरीका बताया था, लेकिन उस तरीके पर जो अपने हिसाब से चल पाया, जो अपने जुनून से चल पाया, वही सफल हो पाया। इसलिए कोई कितना भी किसी को पीछे से धक्का देता रहे, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक सफल नहीं हो सकते। और जिस दिन आपने चाह लिया, उस दिन सारे परेशानी आपको पीछे छोड़ देंगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। और खासकर मेरी उन छात्राओं से ये कहना है कि कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में घबराना नहीं है। घर परिवार में बहुत से लोग होते हैं, अच्छे भी हैं, हो सकता है आप उनके हिसाब से ना चल रहे हो, इसलिए वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। हो सकता है
आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, बच्चे जो भी हो, वो ये चाहते हो कि पढ़े लेकिन हमारे ऊपर पूरा ध्यान दें। हो सकता है वो ये चाहते हो कि पढ़ लिख कर सेलेक्ट हो जाएंगी तो हमें खाना बनाकर कौन देगा। बहुत सी चीजें हैं, सबकी अपने घर की अपनी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन ऐसा कभी ना सोचना कि ये समस्याएं सिर्फ आपके लिए ही बनी है या आप ही के पास है। सबके साथ में, सबके पास में ये समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को छोड़कर जो आगे बढ़ा वही विजयी हुआ, वही अपना नाम रोशन कर पाया। आज इंडिया में लगभग स्टूडेंट कला के क्षेत्र में मुझे जानते होंगे, और ये मेरा परम सौभाग्य है। और मेरी मेहनत तो जो थी सो थी, ये सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा और मेरे ही स्टूडेंटों का सहयोग और प्रेम। इतना निस्वार्थ भाव से प्रेम हमारे बच्चे करते हैं हमसे, जिसकी मैं कल्पना कभी करी ही नहीं थी, जिसकी मैं कल्पना आज भी नहीं कर सकती। इतना स्नेह रखते हैं। ये क्या है? ये मेरी मेहनत नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, ये ईश्वर की कृपा और आप लोगों का स्नेह है। ज्ञानी बहुत पढ़े हैं, हमें क्या आता है? मुझे तो सिर्फ 4-6 लाइनें कला में आ गई तो आ गई, नहीं तो वो भी नहीं। लेकिन मैं यही चाहती हूं कि हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रेम रहेगा। आप आगे आए, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी। नहीं तो हम साथ कितने भी खड़े रहेंगे, जब आप मेहनत खुद नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैंने आज तक देखा नहीं, जिनको मैं जानती नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतना सम्मान, बाप रे बाप, ऐसा तो मैंने, इतना सम्मान तो शायद मैंने भी किसी को नहीं दिया। बहुत सम्मान स्टूडेंट हमें देते हैं, करते हैं, और इसी उम्मीद और इसी भरोसे के साथ मैं क्लास शुरू करूंगी कि ये सम्मान आपका बना रहे। जिसने हमको देखा नहीं और निस्वार्थ भाव से आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसको फीस देते हैं, कोई हम फ्री में आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना प्रेम, इतना तो अपने बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, जिनके लिए सारी उम्र माँ बाप गुजार देते हैं बनाने में, नहीं कर पाएंगे। उनका, मेरे अपने बच्चों का ब्लड रिलेशन का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ से है, लेकिन हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनका कोई स्वार्थ निहित नहीं है। पैसा देते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर गुरु पूर्णिमा आती है, मेरा एनिवर्सरी आता है, मेरा बर्थडे आता है, तो अगर दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा खुश होता रहा आया है मेरे इन चीज़ों से, वो मेरी माँ थी। और आज जो खुश होता है वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे छात्र छात्राएं हैं। और यकीन मानिए, ये कोई ऐसा शब्द नहीं मैं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं किताबी बातें, अरे भाई आज बोल दिया कल खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं बातें आपको कह रही हूँ एकदम दिल से कह रही हूँ। और मैं अपना पूरा जीवन, जब तक मेरे अंदर सांस है, जब तक मेरे अंदर क्षमता है, तब तक का मैंने पूरा जीवन अपने छात्र छात्राओं को समर्पित कर रखा है। मुझे 2 चीज़ें बहुत पसंद थी, आज भी बहुत पसंद है। नई जानकारी और किताबों से लगाव, बहुत स्नेह मैं इन दोनों चीज़ों से करती हूँ। और घूमना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन आज परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि मैं घूमने को तो बहुत दूर की बात है, मैं शायद अपने आप को भी नहीं देख पाती हूँ।
चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ढेर सारी कामनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ शुरू करते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, आने वाली परीक्षा में और वैकेंसी भी आएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है। और उन सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि आप अपने भविष्य को बनाएं। और अभी तो हम यूपी में जिस स्थान पर जाते हैं, लगभग 1 आध 2 3 टीचर हमको हमारे पढ़ाए हुए मिल ही जाते हैं, और ये चीज पूरे भारत में हो जाती है। ये मेरी दिली इच्छा है और इसी इच्छा के साथ मैं मेहनत भी कर रही हूँ। तो आज का डेमो ये अंतिम डेमो होगा आपका। इसके बाद जो क्लास परचेज करेगा वो हमारे साथ कंटिन्यू परीक्षा तक लगा रहेगा और जरूर ज्वाइन करिएगा। मैंने कहा ना कि किसी भी चीज का रोना असफलता का मुख्य कारण होता है, रोना नहीं है। बिल्कुल भी अपने आप को ये नहीं समझना है कि हम कहाँ से करें, कैसे पढ़ें, कैसे समय दें। मुझे देखिए, मेरे भी बच्चे हैं, पति हैं, घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, किताबें हैं, आप हैं, हजारों स्टूडेंट हैं, प्लस सर्विस है। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि मैं कब सोती होंगी, कब उठती होंगी, कब काम करती होंगी, कब पढ़ती होंगी, कब पढ़ाती होंगी। और जितना भी कंटेंट आपको नया मिलता है उसको हवा में नहीं मिल जाता है, उसको उसके लिए पढ़ना पड़ता है। किसी का चुराया हुआ कंटेंट यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, आपको पता है। जो भी चीज़ें हैं सॉलिड हैं, सही हैं और मेहनत की हुई है। ऐसे ही नहीं किसी का यूट्यूब चैनल खोला और खटाक से नकल करके पढ़ा लिया, नहीं। ये मेरा स्वभाव ही नहीं रहा है कभी नकल करके जीना, क्योंकि नकल करके जीने वाला व्यक्ति उतने में ही रह जाता है जितना वो नकल कर पाता है, आगे तो बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए नकल कुछ नहीं। प्लेटो ने कहा कि कला अनुकृति की अनुकृति है, सफल नहीं हो पाए। वहीं अरस्तु ने कहा कला डायरेक्ट प्रकृति की नकल है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कला पढ़ाया जा रहा है। कला के टीचर यहाँ पे कला पढ़ाते हैं, ना कि हिस्ट्री, ना कि मैथ, ना कि ज्योग्राफी। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम आपको 4 मूर्तियों के विषय में बताएंगे, बस, इसके आगे कुछ नहीं। 4 मूर्ति पढ़ाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी बार मोस्ट का कम है। एक चीज और जान लीजिएगा, थोड़ी सी मेरी बात और रह गई है कि कभी भी जिस जगह पर हैं, जैसे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी के लेवल का ही पढ़ें। पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी के लेवल का ही पढ़ें। नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट लेवल का ही पढ़ें। प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोफेसर लेवल का पढ़ें। कभी बहुत ज़्यादा डीप में जाने का प्रयास टीजीटी में ना करें। ये सफलता का सबसे बड़ा और सबसे सटीक मूल मंत्र होता है। पता चला जाना है सिविल लाइंस, सीधा रास्ता ना लेके पूरा गोल गोल चक्कर घूम के जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे? बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं कब पहुंचेंगे। तो सीधे रास्ते पर चलिए, सटीक जानकारी रखिए और एथेंटिक जानकारी रखिए। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारा पीडीएफ कहाँ से आएगा भाई? आ गया। ये 2 मूर्तियां आपको दिख रही हैं, एक ब्लैक कलर की है, लिखा कहाँ से जाएगा? ठीक ठीक, मिल गया मिल गया। ये 2 मूर्तियां आपको दिख रही हैं। एक मूर्ति है ब्लैक कलर में और दूसरी मूर्ति है रेड कलर में, और दोनों ही कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली है रानी जी। दोनों ही मूर्ति हड़प्पा से मिली है। पहला तो प्रश्न यही बन गया।
दोनों मूर्ति कहाँ से मिली? हड़प्पा से। सैंधव सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा था। हड़प्पा में 2 मूर्तियां मिली और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, हर बार इनसे प्रश्न आ ही जाता है। मैंने कहा ना, सीधा रास्ता चलिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। और हड़प्पा सभ्यता की जो 2 मूर्तियां हैं और मोहनजोदड़ो से जो 2 मूर्तियां हैं, इन चारों को जरूर लर्न करना, क्योंकि आपको 4 प्रश्न इन्हीं 4 मूर्तियों से जरूर मिल जाएंगे। पहले हम इसकी बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये मूर्ति जो है हड़प्पा से मिली और ये छोटी मूर्ति है। वैसे तो सभी सारी मूर्तियां हड़प्पा चाहे मोहनजोदड़ो की छोटी ही थी, बड़ी नहीं थी। ये आपका है मेल टोर्सोस, मेल टोर्सोस, मेल टोर्सोस। इसी को क्या कहा गया? पुरुष धड़। अब धड़ क्यों कहा गया भाई? ना मुंडी है ना नीचे का पैर है, ये क्या है? पुरुष धड़ है। अब इसकी विशेषता क्या है? दिख रही है विशेषता? बिल्कुल दिख रही है। सबसे पहली विशेषता इसकी यही है कि ये एक धड़ है, ना मुंडी है ना नीचे का पैर है, ये क्या है? एक धड़ है। इसी को पुरुष धड़ कहा गया। ये पुरुष का धड़ है और ये लाल पत्थर में बना हुआ है, लाल पत्थर में, रेड स्टोन में बना हुआ है। लाल दिख भी रहा है। अब इसमें छेद है, ये देखिए, ये छेद, ये छेद, ये छेद। इसका कहीं ना कहीं मतलब था कि सैंधव सभ्यता में जो मूर्तियां बनाई गई, वो उन मूर्तियों को बनाने में कहीं ना कहीं नट बोल्ट का इस्तेमाल जरूर किया गया होगा। बिल्कुल किया गया होगा, तभी तो छेद है। तो इसको बनाने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे हाथ बनाने के लिए नट बोल्ट से हाथ को कसा गया होगा, ऐसा कला इतिहासकार मानते हैं। ये पूरा का पूरा नग्न है, वस्त्र नहीं है, सिर नहीं है, सिर विहीन मूर्ति है, हाथ नहीं है दोनों, और दोनों पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है। किस पत्थर में है? लाल बलुआ पत्थर में है, लाल बलुआ पत्थर में निर्मित है, रेड सैंडस्टोन में निर्मित है। इसकी माप क्या है? सबसे अच्छा प्रश्न तो यही बनता है, माप क्या है? इसकी माप है 3.25 इंच, 3.25 इंच इसकी माप है। लाल बलुआ पत्थर में है, 3.25 इंच इसकी माप है। और ये वर्तमान समय में रखा कहाँ है, सुरक्षित कहाँ है? तो ये वर्तमान समय में सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। आधुनिक में तो नहीं होगा ना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही होगा। अब देखिए, ये मूर्ति बहुत हिस्ट पुष्ट है, मोटी, देखिए चौड़ाई कितनी है। और कुछ कला इतिहासकारों ने, कुछ विद्वानों ने इस मूर्ति के लिए कहा ये आदिनाथ की मूर्ति है। आदिनाथ कौन? जैन तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है, ऐसा माना जाता है कि कुछ कला इतिहासकार मानते हैं। वृषभदेव, बिल्कुल वृषभदेव कहिए या आदिनाथ कहिए, एक ही बात है। कुछ विद्वान मानते हैं नहीं, ये वृषभदेव की नई मूर्ति है,
ये मूर्ति यक्ष की है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये मूर्ति वृषभनाथ की नहीं, आदिनाथ की नहीं, यक्ष यक्षिणी वाला यक्ष की मूर्ति है। तो जैसा प्रश्न रहे वैसा ही आंसर करिएगा। कभी प्रश्न ऐसा मिल जाता है कि ये जैन तीर्थंकर की मूर्ति कौन सी है, तो पुरुष धड़ जिसे मेल टोरसोस कहा जाता है, इसकी माप 3.25 इंच है, सबसे छोटी लघु मूर्ति है। और इन मूर्तियों का कार्य क्या था? सजाना। क्या सजाना? घर सजाना, गृह सज्जा का कार्य इन मूर्तियों के लिए होता था। इस मूर्ति का जो समय है वो 2500 से 2000 ईसा पूर्व है। 2500 से 2000 ईसा पूर्व है इस मूर्ति का समय है ये। और इसका कुछ और विशेषता है, जैसे ये पेट है, देख पा रहे हैं पेट। इस पेट का जो भाग है वो उभरा हुआ है। मतलब इसका ये बनता है कि जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं सैंधव सभ्यता से, वो सब मूर्ति कैसी है? वो सब मूर्ति कुलीन वर्ग की है, अच्छे खासे घर के लोगों की है, कुलीन वर्ग की मूर्ति है। ना तो देवता की है, ना राजा की है, ना ही गरीब लोगों की है, अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करने वालों की है। अब दूसरी मूर्ति, ये तो कमाल कर देती है, बहुत पूछी जाती है, जिसको कहते हैं पुरुष नर्तक या नटराज। एक चीज जान लीजिए, एक बार मैं नेट की परीक्षा दे रही थी और उसमें प्रश्न आया कि सीक्वेंस लगाइए। सीक्वेंस खूब लगाया जाता है नेट में, और बड़ा सबसे सरल परीक्षा अगर किसी की है तो 2 परीक्षाएं मुझे जीवन में बहुत सरल लगी। एक असिस्टेंट प्रोफेसर और उससे थोड़ा सा कठिन नेट। बाकी टीजीटी पीजीटी तो ठीक है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में भीड़ नहीं है और हमारे सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था कि सीक्वेंस लगाइए, नटराज, डांसिंग गर्ल, और भी दो ऑप्शन और रहे होंगे, ध्यान नहीं है मुझे। तो मैंने क्या काम किया, मैंने सोचा ये नटराज हड़प्पा वाले हैं, और मैंने गलत कर दिया प्रश्न को। और वो बहुत माइनर चीजें थी। आपके साथ जो भी गलतियां होंगी परीक्षा में, वो माइनर गलतियां ही होती हैं। हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सब हमको आता है। जैसे 2 महिलाएं आपस में बात करती हैं, तो आपस में महिलाएं ही नहीं, घर में ही पति से ही बात कर रही हैं, तो बताएंगी अरे हम ये सब काम कर लिए, बहुत बढ़िया कर लिए थे। तो वो क्या करती हैं, वो अपने आप को दिखा रही हैं कि मैं आपसे बेस्ट हूँ। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक उसको पता है कि मैं आपसे बेस्ट हूँ। जिस दिन आप आएंगे पहाड़ के नीचे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आप जीरो हैं, कुछ नहीं आता। और वही हाल हुआ। अब ऐसे तो लगता था पूजा पांडे को सब कुछ आता है, और जब परीक्षा में गई मैं, तो मैंने हड़प्पा वाले नटराज को गड़बड़ कर दिया। मैं घर आई, बहुत अफसोस किया, बाप रे ऐसा प्रश्न आया, आता हुआ प्रश्न गड़बड़ हो गया। तो ये लगभग ये मानवीय भूल है, मानवीय चीजें हैं ये, कि सबके साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है।
अब समझ रही हूँ घर में क्या है, तो मुझे तो बहुत आता है, और पता चला इंग्लिश के टीचर के सामने खड़े हो गए तो हमको तो कुछ नहीं आता। अब कला कौन पूछेगा वहाँ पे, कोई नहीं। तो सर्वज्ञानी ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन सिलेक्शन हो जाए बस, इतना जानो कि चयन हो जाए, हम ज्ञानी हो चाहे ना। तो पुरुष नर्तक या नटराज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पैर टूटा हुआ है, एक पैर इसका टूटा हुआ है और एक पैर पूरा नीचे तक जमीन पर खड़ा हुआ है। दोनों हाथ नहीं है, सिर भी नहीं है, छेद यहां पर भी दिखाई दे रहा है। और ये किसका बना हुआ है, तो ये पत्थर का बना हुआ है। और कौन से पत्थर का है, ये सलखड़ी का है। इसका रंग जो होता है वो काला होता है, काला। इसकी माप क्या है, 7 या 8 इंच, 7 या 8 इंच इसकी माप है। काले पत्थर में निर्मित है, 7 या 8 इंच इसकी माप है, सलखड़ी में बना हुआ है। और ये वर्तमान समय में भारतीय संग्रहालय, कोलकाता में सुरक्षित है। ये वर्तमान समय में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। जो जीता वही सिकंदर, बिल्कुल तरुणकांत शर्मा जी, जो जीता वही सिकंदर एकदम सही चीज है कि जब हमारा चयन हो गया तो हमें कुछ आता रहा हो या ना आता रहा हो, हम सफलता प्राप्त कर लिए तो जान लो बड़े ज्ञानी थे। एकदम सही है। किसी का एक कमेंट था, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी हैं। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, नाम तो बहुत अच्छा है इनका, लेकिन इनका कमेंट बहुत खराब है। इन्होंने लिखा है महिलाएं बकवास ज़्यादा करती हैं। जी मैम, महिलाएं बकवास ज़्यादा करती हैं। पहले तो आपको लिखने से पहले, बोलने से पहले इतना समझ लेना चाहिए कि ये आप कहाँ पर हैं। आप क्लास में हैं, एक टीचर के सामने हैं। हो सकता है आप उम्र में हमसे बड़े हों, हो सकता है आप बहुत बड़े हों हमसे, लेकिन इस तरीके का कमेंट शोभा नहीं देता। और आप जा कहाँ रहे हैं, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। पहले शिक्षक की योग्यता क्या है उसको समझ लीजिए, तब शिक्षक बनिए। नाम तो बहुत अच्छा रखा माँ बाप ने, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके लिए आपको बुरा ही लग सकता है, तो लगे, इसका मुझे कोई डर नहीं है। ये है आपका पुरुष नर्तक, या इसी को नटराज बोलते हैं। और ये पुरुष धड़ है, इसी को क्या बोलते हैं, मेल टोर्सोस। तो ये रहा आपका पुरुष नर्तक। इससे प्रश्न आएंगे, इसको देखकर भी आप बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी विशेषता को ही समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। नटराज धड़ भी कहते हैं। अब देखिए, धड़ तो इसे नहीं कहेंगे ना, इसका तो पूरा पैर है ना, तो धड़ तो है नहीं।
नटराज धड़ अगर कहा जा रहा है तो कह सकते हैं, लेकिन बाकी ये इसका दोनों पैर, एक पैर तो मुड़ा हुआ है, चाहे वो नृत्य की मुद्रा में है चाहे टूटा हुआ हो। अगली मूर्ति है जो, अगली मूर्ति कैसे खुलेगी भाई? पेज, ये मूर्ति देख लीजिए। ये मूर्ति है मोहनजोदड़ो की। ये दोनों मूर्तियां मोहनजोदड़ो की हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की दोनों मूर्तियां हैं। ये है पुजारी की मूर्ति, इसी को योगी की मूर्ति, इसी को क्राइस्ट किंग, इसी को राजा की मूर्ति, इतने नामों से जाना जाता है। अब इसको देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ना तो इसके हाथ हैं ना तो इसके पैर हैं, ये क्या है? ये एक पोर्ट्रेट है। क्या है? एक पोर्ट्रेट है, एक छवि है, एक छवि है। इसकी विशेषता है इसके मत्थे पर एक रिबन बंधा हुआ है, आंखें ध्यानावस्था में है, आधी खुली आधी बंद, होंठ बहुत मोटे हैं। कैसे? जैसे एलिफेंटा के त्रिमूर्ति, ऐसे होंठ हैं। दाढ़ी ऐसे जान पड़ रही है जैसे कंघी की हुई हो, बहुत शेप में दाढ़ी बनाई गई है। नाक भग्नावस्था में है, टूटी हुई है। कान छोटे हैं, ओम के आकार के नहीं हैं। हाथ में ताबीज बांधे हुए हैं, एक शॉल ओढ़े हुए हैं। शॉल कहते हैं कि बहुत ही पहले के समय में बहुत जो राजा महाराजा हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, वही ओढ़ते थे। अब तो खैर सभी ओढ़ते हैं। इस शॉल की विशेषता भी है टेरी फॉयल। इस मूर्ति को टेरी फॉयल की मूर्ति भी बोलते हैं, टेरी फॉयल। ये शॉल की विशेषता है 3 फूल इसमें बना है। ऐसा प्रश्न बनता है कि त्रिफुलिया अलंकरण वाली शाल ओढ़े योगी कहां से प्राप्त हुआ है? सब विशेषता आपको मूर्ति में दिख रही है। वर्तमान समय में ये सुरक्षित कहाँ है? तो वर्तमान समय में ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में सुरक्षित है, वहाँ देखी जा सकती है। इसकी माप क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। इसकी माप है 6.95 इंच। दूसरी मूर्ति है आपकी नृत्यांगना, जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ेगी। जैसे अभी ज्ञान प्रकाश जी ने कहा ना कि महिलाएं बहुत ज्यादा बोलती हैं, बकवास बहुत ज्यादा करती हैं। उसका रीजन है, पता है क्यों करती हैं? उसका रीजन ये है कि वो दिल की बहुत अच्छी होती हैं, पुरुष की तरह नहीं है। दिल की बहुत अच्छी इसीलिए बहुत ज़्यादा बोलती हैं। जो ज़्यादा बोलता है वो दिल का बहुत अच्छा होता है, जो कम बोलता है वो विष के समान है। तो ये जो नृत्यांगना है ये पीछा छोड़ने वाली नहीं, परीक्षा में आएगी जरूर। कहाँ से संबंध रख रही है? मोहनजोदड़ो से। अब इसकी क्या विशेषता है? गले में त्रिफुलिया हार है। कहीं ना कहीं त्रिफुलिया का संबंध सैंधव सभ्यता से जरूर है, इसीलिए तो बार बार त्रिफुलिया त्रिफुलिया आ रहा है। माध्यम क्या है इसका? कांसा है, कांसा, कांसे की बनी हुई है, कांसा इसका माध्यम है। एक हाथ कमर पर है, दूसरा हाथ घुटने पर है। त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई है, इसीलिए इसको नर्तकी कहा जा रहा है। होंठ मोटे हैं,
नाक बाहर निकली हुई है, 2.25 चश्मे है। चश्म कितने हैं? 2.25 चश्मे बनी है। दूसरी आंख थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसकी माप है 4.1 इंच या 10.5 सेंटीमीटर। कहाँ सुरक्षित है ये? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। यहाँ पर ये सुरक्षित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल म्यूजियम में सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। माध्यम इसका कांसा है। इसके चेहरे पर कुरूपता का भाव दिखाई देता है और पीछे जूड़ा बांधे हुए बनाई गई है। लॉस्ट वैक्स विधि में बनी है। लॉस्ट वैक्स मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। लॉस्ट वैक्स आया कहाँ से? सैंधव सभ्यता से। अभी भी चल कहाँ रहा है? अभी भी चल रहा है दक्षिण भारत में। सांवले रंग की है, पीली रंग की है, सब कुछ पूरी जानकारी के साथ आप इस क्लास में पढ़िए, आइए। और बेहतरीन क्लासेस हैं। और एक चीज़, 7 तारीख से क्लास कंटिन्यू चलेगी और 7 के पहले आप सभी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो फीस में कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। एकदम कान खोलकर सुन लीजिएगा। मेहनत किया जा रहा है, ये सब मेहनत का ही प्रतिफल आपको मिलेगा और मेहनत का ही पैसा यहाँ लिया जाता है। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। आज से डेमो क्लास आपकी ऑफ, 7 तारीख से आपकी क्लासेस ऑन। और अभी 7 के पहले 1 या 2 दिन में यदि आप क्लास ले लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, अन्यथा क्लास तो आप यही लेंगे, कंफर्म है। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार।